चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर, क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजी का श्वसन, रिस्पिरेशन। हम लोग श्वसन चलते हैं। श्वसन क्या होता है? वन चैप्टर कंप्लीट है। वन चैप्टर आप पढ़ सकते हैं आसानी से। वन चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। अब आपका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट है। सेकेंड चैप्टर में आप जरा ध्यान दीजिए। सेकेंड चैप्टर में आप देखोगे कि श्वसन है। तो श्वसन क्या होता है? श्वसन सांस लेना। अगर कोई भी चीज ऑक्सीजन को क्या करते हैं, शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ना। सांस लेना, ठीक है। जैसे सांस हम लोग लेते हैं ना, श्वसन, रेस्पिरेशन, है ना। तो जरा ध्यान दीजिए, तो श्वसन होता क्या है? व्हाट इज रेस्पिरेशन? देखिए सबसे पहले श्वसन क्या है, तो व्हाट इज रेस्पिरेशन, श्वसन क्या है? तो जरा ध्यान दीजिए कि वह जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रम कहा जाता है कि श्वसन जो है कि वह जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रम जिसमें, है ना, कार्बनिक पदार्थों के चरणबद्ध, जो जिसमें कहा जाता है कि एक प्रकार क्या है, जटिल रासायनिक जैविक जो है जैविक रासायनिक प्रक्रम है। यह एक प्रकार का जटिल रासायनिक जैविक प्रक्रम है जिसमें कार्बनिक पदार्थों के चरणबद्ध ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। जब शरीर में ऑक्सीजन को लिया जाता है, ठीक है, ऑक्सीकरण, जब शरीर में ऑक्सीजन को लिया जाता है तब क्या करता है कि वह क्या देती है? ऊर्जा। क्या देती है? ऊर्जा। ऊर्जा मुक्त होती है। शरीर में जैसी ऑक्सीजन लेंगे तो क्या होगा? ऊर्जा मुक्त होगा। एक्चुअली अगर देखा जाए कि अगर किसी आपको बंद कमरे में रख दिया जाए और वहां पे ऑक्सीजन नहीं, हवा नहीं पहुंचे, तो क्या उसमें क्या होगा? आपको उमस जैसा लगेगा, गर्मी लगेगा, दम घुटना शुरू हो जाएगा, दम घुटना शुरू हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार इससे समझ लीजिए कि बिना ऑक्सीजन के दुनिया में कुछ जीवित नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। इसलिए ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है। तो जरा ध्यान दीजिए, है ना, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं। ऑक्सीजन जब शरीर में अंदर लेता है तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। सबसे पहले तो ऊर्जा होगी, ऊर्जा प्राप्त होगा। उस ऊर्जा के बाद अब उसमें क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनेगा, और क्या बनेगा? जल बनेगा। तो जरा ध्यान दीजिए आप, श्वसन अब क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन। श्वसन क्या है? यह एक प्रकार का अपचायक क्रिया है। अपचायक, मेटाबॉलिज्म, उपचाय, है ना, मेटाबॉलिज्म क्रिया है, यह अपचायक क्रिया है ना, जो हमेशा क्या करती है? यह प्रक्रिया चलते रहती है, ठीक है, इस तरह से। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें अगर देखा जाए तो इसको रासायनिक समीकरण, देखिए रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण, जरा दे, समीकरण द्वारा इसको व्यक्त किया गया। तो समीकरण क्या है? तो C6H12O6 ग्लूकोज है। ये क्या है? ग्लूकोज। क्या है बुआ? ग्लूकोज। ये आपका क्या है? ग्लूकोज हो गया। क्या हो गया? ग्लूकोज। जब शरीर में ग्लूकोज लेते हैं तब वह 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और क्या देता है? जल बनाता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा? जल। जब शरीर में इसको लेंगे ग्लूकोज को तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। उसके बाद क्या मुक्त होगा? ऊर्जा। तो ऊर्जा कितना मात्रा में देगा? कितना देगा? तो कितना किलो? 2830 किलो जूल प्राप्त होगा हमें, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, यह श्वसन के प्रकार उतना प्राप्त होगा। ये हो गया श्वसन। श्वसन फिर से आप समझ लीजिएगा, वह जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रम जिसमें कार्बनिक पदार्थों के चरणबद्ध ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। श्वसन एक प्रकार की क्या है? अपचायक क्रिया है। क्या है? अपचायक क्रिया है ना। तो जरा ध्यान दीजिए, श्वसन के प्रकार, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? श्वसन दो प्रकार के। तो श्वसन को दो भाग में बांटा गया, ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन, है ना। और देखिए, तो अनऑक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। इससे अनऑक्सी में क्या होता है? इसमें एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना, फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, जिसमें एटीपी टूटेगा, खंडित होगा, अर्थात जिसमें ग्लूकोज खंडित होगा, टूट जाएगा, वह क्या कहलाएगा? ऑक्सी श्वसन। क्या कहलाएगा? ऑक्सी। जरा ध्यान दीजिए, जिसमें एटीपी क्या होता है? एटीपी जो है खंडित होता है। एटीपी क्या होता है? खंडित होता है, खंडित होगा।
इसमें एटीपी खंडित होगा और अनऑक्सी श्वसन में एटीपी खंडित नहीं होगा, है ना। इसमें होगा लेकिन बहुत कम मात्रा में होगा, है ना। इसमें आंशिक रूप से होगा, इसमें मतलब कि अगर देखा जाए तो इसमें अंशतः मतलब पूरी तरह से होता है, ठीक है। पूर्ण रूप से उसमें खंडित होता है एटीपी, इसमें एटीपी खंडित नहीं होता है, इसमें एटीपी खंडित नहीं होता है, ठीक है। अर्थात एटीपी किसको, ग्लूकोज, है ना। तो इसमें C6H12O6 खंडित नहीं होता है, क्या होता है, खंडित नहीं होता है। इसमें क्या होता है, C6H12O6 खंडित होता है। तो जरा ध्यान दीजिए, अब आपको जरा ध्यान दीजिए कि आप ज्यादा बोलते हैं या ज्यादा दौड़ते हैं या ज्यादा कठिन परिश्रम करते हैं, काम करते हैं, तो आपके शरीर में क्या होता है जरा बताएंगे आप। आपके शरीर में देखा जाता है तो आपके शरीर में मांसपेशियों में दर्द होता है, ऐंठन होता है ना। तो उस समय क्या होता है, जब आप लगातार दौड़ते हैं, चलते हैं, है ना, दौड़ने से, है ना, तो लगातार दौड़ने से अगर देखा जाए तो लगातार दौड़ने से क्या होता है बुआ, लगातार दौड़ने से शरीर की मांसपेशियां में दर्द एवं ऐंठन होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण लैक्टिक अम्ल का क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। और होता है वह लैक्टिक अम्ल शरीर के मांस को क्या करता है, मांसपेशियों को क्या करती है, पूरी तरह से देखा जाए तो शरीर के मांसपेशियों को करापन ला देती है, ठीक है। शरीर के मांसपेशियों को करापन ला देती है, ठीक है ना। तो लगातार जो है कि मांसपेशियों को, है ना, करा कर देती है इस तरह से, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए। लगातार दौड़ने से शरीर की मांसपेशियों में दर्द एवं ऐंठन होता है, क्योंकि आपके शरीर में अगर देखा जाए तो आपके शरीर में क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। जब ऑक्सीजन की कमी होगा तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा और वह लैक्टिक अम्ल शरीर के मांसपेशियों को कड़ा कर देती है। इसीलिए लगातार दौड़ने से और क्या करने से, बढ़ने से ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार घट जाती है, ठीक है। इस तरह से इसको भी आपको एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन ऐसे आता है, जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ऐसे आता है कि लगातार दौड़ने से आपके शरीर के मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन क्यों होता है ना। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है ना, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना, है ना, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना। लैक्टिक अम्ल निर्माण हो जाता है, लैक्टिक अम्ल निर्माण क्यों होगा, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। उसमें किसका कमी होगा, ऑक्सीजन की कमी होगा। तो जब ऑक्सीजन की कमी होगा तो ऑटोमेटिक है कि लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा और शरीर की मांसपेशियों में क्या करेगा, दर्द शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते, देखिए श्वसन तंत्र क्या होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम क्या होता है, श्वसन तंत्र कहते हैं किसको है। तो जरा ध्यान दीजिए, श्वसन तंत्र क्या होता है, तो अंगों का वैसा समूह जो श्वसन क्रिया में सहायक होता है। अगर देखा जाए तो अंगों का वैसा समूह जो श्वसन क्रिया में सहायक होता है उसे श्वसन तंत्र कहते हैं, है ना। रेस्पिरेशन को सिस्टम कहा जाता है ना। मतलब अंगों का वैसा समूह अगर देखा जाए, है ना, अंगों का वैसा समूह जो श्वसन क्रिया में सहायक हो, श्वसन तंत्र कहलाता है, श्वसन तंत्र कहलाता है। तो जरा ध्यान दीजिए,
जब तक कोई इंसान सांस ले रहा है तब तक उसकी शरीर गर्म होता है ना, सांस ले रहा है अर्थात श्वसन तंत्र उसका काम कर रहा है ना। अंगों का वैसा समूह जो श्वसन क्रिया में सहायक हो श्वसन तंत्र कहलाता है ना। या श्वसन एक ऐसी क्रिया जिसको ग्रहण करने के बाद अगर ऑक्सीजन ग्रहण करता है जिसके द्वारा वो ऊर्जा में ग्लूकोज में वह तोड़ता है उसको श्वसन तंत्र कहते हैं, है ना। तो आपको पता है कि श्वसन तंत्र के दौरान क्या क्या चीज प्राप्त होता है। तो आपको पता है कि जब ग्लूकोज जब टूटता है C6H12O6 जब यह टूटेगा तो किसे बदलेगा 6CO2 प्लस 6H2O, इसमें बदलेगा ना। आप प्लस में क्या देगा, ऊर्जा देगा। तो कितना देता है ऊर्जा 2886 है ना, या 830 2830 जो है कि किलो ऊर्जा देता है ना। तो ये जब सांस लेती है तो जरा ध्यान दीजिए, सांस लेने में क्या होता है, अंगों का वैसा समूह। तो जो कौन कौन श्वसन है, अगर देखिए श्वसन क्रिया अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, अगर एक उपचायक की भी क्रिया है ना, इसमें ऊर्जा निकलती है। आपको देखिए बताते हैं, जब कोई जीव ऑक्सीजन लेता है तो उसका शरीर गर्म होता है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन लेना बंद कर देता है तो उसका शरीर क्या होता है, ठंडा हो जाता है ना। ऑक्सीजन लेना बंद करेगा तो उसका शरीर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो जरा ध्यान दीजिए, आप एक बात जान लीजिए कि श्वसन क्रिया के दौरान, है ना, श्वसन क्रिया के दौरान, है ना, श्वसन क्रिया के दौरान शरीर गर्म होता है, जबकि श्वसन क्रिया होना बंद हो जाती है तो शरीर ठंडा हो जाता है। अर्थात आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं होगा, है ना। जब आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं होगा तो जरा ध्यान दीजिए, मृत व्यक्ति का जो शरीर होता है, मृत व्यक्ति का शरीर क्या होता है, शरीर ठंडा होता है। मृत व्यक्ति का शरीर क्या होता है, ठंडा। क्यों होता है, मृत व्यक्ति का शरीर कैसा होता है, ठंडा होता है। तो ठंडा क्यों होता है बाबू, मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा क्यों होता है। तो जरा ध्यान दीजिए कि इसमें क्या होता है, क्योंकि वह सांस नहीं ले पाता, नहीं ना, ठंडा होता है क्योंकि, है ना, क्योंकि वह सांस नहीं लेता है, क्योंकि वह सांस क्या करता है, नहीं लेता है। अर्थात उसके रिस्पिरेशन सिस्टम क्या है, जो श्वसन तंत्र है वो काम नहीं कर रहा होता, ठीक है, ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाएगा, जिसके कारण उसका शरीर क्या होता है, ठंडा हो जाता है। उसका शरीर क्या होता है, ठंडा। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जो व्यक्ति मरा हुआ है उसका शरीर ठंडा होगा, और जो व्यक्ति जिंदा है उसका शरीर क्या होता है, गर्म होता है। तो जिसमें ऑक्सीजन की जो है कि आपूर्ति होगा, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति होगा अर्थात उसका शरीर ब्लड सर्कुलेट काम कर रहा है, शरीर पूरी तरह से अच्छे से काम कर रही है, वर्क कर रही है, तो वह शरीर गर्म होगा। लेकिन जैसे ही शरीर जो है कि मर जाएगा तो मरने के बाद उसका शरीर ठंडा हो जाता है। क्यों होगा, क्योंकि वह सांस नहीं लेगा। जब सांस नहीं लेगा तो ऑक्सीजन शरीर के अंदर क्या करेगा, इंटर नहीं करेगा। तो ऑक्सीजन जब शरीर के अंदर इंटर नहीं करेगा तो शरीर ऑटोमेटिक क्या पड़ जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, चलिए इस तरह से देखा जाए तो, है ना, आज भर के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर इसको कल आगे आपको बढ़ाया जाएगा, ठीक है।